हेलो गाइस, मैं प्रेम लोहिया वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लोहिया से। मित्रों, हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर और ये जो इंग्लिश ग्रामर है ये सभी प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे हम राजस्थान या किसी भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की बात करें या फिर हम बात करें सेंट्रल लेवल की एग्ज़ाम की, जिसके अंतर्गत हम जो सेंट्रल लेवल की बात करें तो एसएससी सीजीएल है, सीपीओ है, सीएसएसएल है। इसके अलावा डिफेंस की बात करें तो एनडीए, एयरफोर्स है। ये तमाम प्रकार के एग्ज़ाम्स जो वनडे एग्ज़ाम्स है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्ज़ाम्स होते हैं, एक दिन के अंतर्गत होते हैं, वो तमाम है वहाँ पूछी जाने वाली ग्रामर को हम कवर अप करने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों, हम जो आपके सामने अभी जो टॉपिक है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश की बैकबोन मानी जाती है टेंसेस, और टेंसेस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किसी भी भर्ती परीक्षा के अंदर अगर इंग्लिश पूछी जा रही है तो वो 99% संभावना रहती है कि टेंसेस नाम का टॉपिक वहाँ अवेलेबल होता है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। मैं बात करूँ सीधे तौर पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, और राजस्थान में एक एग्ज़ाम होगा जिसका नाम है पटवार भर्ती परीक्षा के अंतर्गत जो इंग्लिश पूछी जा रही है उसमें इस टॉपिक का नाम दे रखा है करेक्शन ऑफ एरर। अब ये करेक्शन ऑफ एरर है ना, ये कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। मेरे कहने का मतलब ये है कि पूरी की पूरी जो इंग्लिश ग्रामर है उसका आपको नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। आप इनिशियल इंग्लिश या मैं यूँ कह दूँ कि एलिमेंट्री लेवल पर जो इंग्लिश पढ़ते हैं, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वगैरह, जैसे कि मैं एक वो यूट्यूब चैनल हरी क्लासेज है वहाँ पर मैं क्लासेज लेता हूँ, तो वहाँ पर मैंने नाउन से स्टार्ट किया है। और यहाँ अपने इस चैनल पर, दिस इज़ माई ओन चैनल, तो ये मेरा खुद का जो चैनल है, यहाँ पर मैं टेंसेस से यात्रा स्टार्ट कर रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि टेंसेस मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने पढ़ा है और इस वजह से है वो आपको आराम से समझ आएगा। मेरा यही प्रयास रहता है कि एकदम स्लोली एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हुए एडवांस लेवल तक पढ़ने का प्रयास करें। तो मित्रों, हम पढ़ रहे हैं टेंसेस, और टेंसेस के अंतर्गत हमने 4 पार्ट्स के अंतर्गत है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो कंप्लीट किया। अब हम आज जो आगे की बात करें, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं आज हम? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सेकंड टेंस है, और प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इन टेंसेस की हिंदी क्या होती है उससे आपको बिल्कुल कोई वास्ता नहीं रखना है। जैसा कि मैंने बताया है कि जहाँ पर इंग्लिश पूछी जाती है वहाँ पर हिंदी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि सर आप ऐसा, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, और मैं प्रयास करता हूँ कि आपको एक एक चीज़ है वो मैं कन्वे कराऊँ एक चीज़। अब सवाल ये उठता है कि सर आप हिंदी नहीं समझेंगे तो है वो हमें कैसे समझ में आएगी? तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे कि भाई बेसिकली जो टेंसेस होता है उस टेंसेस के अंतर्गत हिंदी नहीं पूछी जाती। प्रेजेंट की बात नहीं, मैं तो टोटल इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हिंदी का एग्जिस्टेंस नहीं रहता है, तो हमें प्रयास करना है कि इंग्लिश में समझने का। क्योंकि मैं हिंदी तो वैसे भी बोल रहा हूँ, बस सेंटेंस का ध्यान रखना है वहाँ पर। अब आप यूँ कहो कि सर इसकी हिंदी क्या होती है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसका मतलब क्या होता है? साधारण, या यूँ कह दो वर्तमान, क्या बोलेंगे? वर्तमान अपूर्ण काल, या ये कह दो अपूर्ण वर्तमान काल, जो पूर्ण नहीं हुआ है, जो चल रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सर बिल्कुल बात समझ में आ रही। खैर, अब हम अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, अगर हम इसकी, जैसे कि मैंने टेबल के माध्यम से पहले भी आपको बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ। इसकी जो, अगर हम पहचान की बात करें, क्या बात करें? पहचान। शू की पहचान तो जैसे बताया कि हिंदी आती तो नहीं है, लेकिन फिर भी बता दूं कि जो वर्ब होती है ना, या यूँ कि तो वाक्य के अंत में क्या आता है? रहा है। मैं बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। रही हैं, रहे हैं, ठीक है। रहा हूँ, रही हूँ इत्यादि है वो हिंदी शब्द आते हैं। अगर आपको जानकारी के लिए अगर ध्यान रखना है तो, बाकी मैंने बताया कि हिंदी नहीं आती। मैंने बात की है कि मैं एक एक चीज़ बेसिक से पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाऊँगा एक चीज़। अब मैं अगली जो बात करने वाला हूँ वो ये है कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या रहती हैं?
किसकी बात कर रहा हूँ मैं, हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहा हूँ। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो जैसे कि आपको पता है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब है इज, एम और कौन सी है, आप बोलेंगे सर आर। इज एम आर इसकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब मित्रों एक एक चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है। इस हेल्पिंग वर्ब को हम बेस मानते हुए यहाँ से हम एक एक चीज़ समझने का प्रयास करेंगे। जो हम बात कर रहे हैं एक अलग अलग सब्जेक्ट को देखने का प्रयास करें तो ध्यान रखना, ऑलवेज क्या बोलूँगा मैं, ऑलवेज आई के साथ में हम यूज़ करेंगे किसका, एम का। किसका यूज़ करेंगे, एम का। एक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी। सेकंड में बात करूँगा जो इज है ना, किसकी बात करूँ मैं, इज की। इज के बाद में हमेशा सिंगुलर, क्या बोलेंगे मैं, सिंगुलर। हालांकि आई सिंगुलर है मैंने बताया, लेकिन इसके साथ में एम है ना वो ऑलरेडी पहले से क्या है, रिजर्व है। क्या है, रिजर्व है। सो आपको ध्यान रखना है आई के साथ में एम आएगा, और ये वैसे कितना हमें पता है। इज के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा। कैसा आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा। आप बात को समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब सवाल उठता है कि सर ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता क्या है। अगर हम प्रोनाउन की बात करें तो इसमें आएगा ही, क्या आएगा, ही, और आता है क्या, सी, और क्या आता है, इट। एक बात। सेकंड, अगर मैं यहाँ से जैसे फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर किसी का नाम हो गया, क्या हो गया, आप यूँ कह सकते हैं पर्टिकुलर, क्या बोलेंगे आप, पर्टिकुलर नेम है वो यहाँ आएगा। इसके अलावा जो कॉमन नाउन होती है, सॉरी हाँ कॉमन नाउन होती है जो सिंगुलर होती है उसकी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया बॉय, मैंने लिख दिया डॉग वगैरह, तो ये तमाम चीज़ें हैं वो किस में आएगी, इज। ये जो ये सब्जेक्ट हो गए उनके साथ में है वो काम करेगा कौन, इज। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। सर ये तो बात हम समझ गए, आप तो आगे बढ़ी। अब मैं बात कर रहा हूँ आर की। किसकी बात कर रहा हूँ, आर। आर है वो है अपना प्लूरल सब्जेक्ट लेकर आते हैं, या यूँ कह दो कि प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ में हम किसका यूज़ करते हैं, आर का। आप इतनी बात तो समझ पा रहे हैं। अब चूंकि मैं बता रहा हूँ प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ में आ रहेगा, लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट है कौन कौन सा, तो मैं प्रोनाउन के बारे में बात करूँ तो आई तो पहले से हो गया कंप्लीट। अब जो यू है ना, मैंने बताया कि जो यू है ये सिंगुलर भी होता है, क्या होता है, सिंगुलर, और ये होता है क्या, प्लूरल। लेकिन इंग्लिश के अंतर्गत है वो, इसके साथ में जो वर्ब है ना वो ऑलवेज प्लूरल यूज़ की जाती हैं, जस्ट बिकॉज अब इसको कंसिडर किया जाता है क्या, प्लूरल। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। सर ये तो हम समझ गए। इसके अलावा यू के अलावा अगर हम बात करें तो वी, इसके अलावा अगर हम बात करें तो दे, ये तो हो गए बेसिकली क्या, प्रोनाउन। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये तो प्रोनाउन है ही है, इसको मैं कॉमा लगाऊं। प्रोनाउन के अलावा मैं बात करूं तो यहाँ पर जो ये तो नाम आ गया, इसमें आ जाएगा जैसे फॉर एग्जाम्पल जो कॉमन नाउन है जो बहुवचन में आती हैं ऐसी, जैसे बॉयज हो गया, डॉग्स हो गए। मैं एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप बात समझ पा है। तो मैं देख रहा है, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि इज एम आर है वो इसके हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब इज एम आर यहाँ पर है ना, आई के ये अपना जो एम है ना यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि इस साइड में, और ये हमेशा किसके साथ में आता है, आई के साथ में आता है। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो हमने देखा, क्या देखा कि सर आई के साथ में वो किसका यूज होता है, एम का, ये फिक्स है। इसके अलावा जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं जैसे ही, सी, इट या पर्टिकुलर नाम है, बॉय हो गया, डॉग हो गया वगैरह, तमाम, गर्ल हो गया, स्टूडेंट हो गया, सिंगल है यानी सिंगल है, एक है, तो उसके संदर्भ में होगा क्या, इज। और आर है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आएगा, एक चीज़। अब जो ये मैंने बताया कि एक तो ये सभी काउंटेबल है, क्या है, इन सबको है वो गिन सकते हैं। मैंने बताया कि जो नाम होते हैं वो इंग्लिश के अंदर अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है तो जस्ट सपोज मेरा नाम प्रेम है, आई एम प्रेम लोहिया, तो मैं प्रेम लोहिया ना, आप कह रहे हैं कि सर आपको हम गिन सकते हैं, लेकिन मेरा अल्टरनेटिव होना बहुत जरूरी। हम गिन उन्हीं को सकते हैं जिनका कोई अल्टरनेटिव है, यानी कि जिसके जैसा या उस कैटेगरी से बिलोंग करने वाला और कोई। आप सवाल उठाएंगे कि सर है आपके जैसे, आप लड़का है तो लड़के को गिन सकते हैं लेकिन प्रेम को नहीं गिन सकते। आई मीन यूँ नहीं समझना कि मैं जो प्रेम भाव की बात करूँ, मैं प्रेम लोहिया मेरा जो नाम है ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, कैसी संज्ञा, व्यक्तिवाचक। और जिंदगी में ध्यान रखना कि अंग्रेजी के अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा, आई मीन यूँ कह रहा हूँ, प्रॉपर नाउन को अनकाउंटेबल माना जाता है। अब सवाल उठते हैं कि सर हम तो गिन सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना मेरे जैसा इस संसार के अंदर सिर्फ मैं ही हूँ, आपके जैसे केवल और केवल आप हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो अपने आप में यूनिक हो, क्या हो, अपने आप में यूनिक हो, यानी कि जिसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, उसको कभी भी हम गिन नहीं सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये बात आप व्यवस्थित तरीके से समझ पा रहे हैं। हाँ सर इतनी बात तो हम समझ गए, आप तो इसका कुछ और कंडीशन बता रहे थे, उसको भी समझिए। तो मित्रों एक तो मैंने जैसा कि ये बताई है कंडीशन, दूसरी ये है कि जो इज है ना, इसका जो हम बात करें, इसका उपयोग, इसका हम प्रयोग की बात करें तो इसके अलावा ये जो अनकाउंटेबल नाउन होती है, क्या होती है, अनकाउंटेबल, कैसी नाउन, अनकाउंटेबल जो नाउन होती है ना
उसके साथ में भी किसका यूज़ करेंगे हम, इसका। जस्ट बिकॉज ऑफ अनकाउंटेबल नाउन है, कुछ नहीं होती हैं, लेकिन उसको हम मानते हैं क्या, सिंगुलर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सर इतनी बात तो समझ में आ गई, लेकिन मानते क्यों नहीं है? हम सिंगुलर उसको ही मानेंगे या प्लूरल हम उसको मानते हैं जिसको हम गिन सकते हैं। क्या अनकाउंटेबल नाउन को हम गिनते हैं? आप बोलेंगे सर नहीं गिनते, गिन ही नहीं सकते। मैं यूँ कह दूँ कि एक पानी ला, क्या बोला मैंने कहा एक पानी ला। आप बोलेंगे सर पागल हो गए, एक पानी कैसे लाए? तो फिर मैं क्या बोलूँगा, एक गिलास पानी लाओ। तो यहाँ पर मैं क्वांटिटी को गिनना हूँ, किसको गिनना हूँ, जो गिलास है ना, गिलास को मैं गिनना हूँ, ना कि पानी को गिनना हूँ। मैं यूँ कह दूँ आपको, जैसे कि ऐसा आपको ऐसा लगे कि भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि यहाँ से आपको दिख रहा हुआ है ये जो बन रहा है सीमेंट वगैरह, इसके अंदर जो पत्थर लगे हुए जिसको हम स्टोन बोलते हैं, ठीक है, ब्रिक्स, ईंटों को बोलते हैं। तो ब्रिक है, ये जो पत्थर है, स्टोन है, इसको हम ऐसा यूँ डेली लाइफ में यूँ बात करें तो ऐसा लगता है कि हाँ सर हम गिन सकते हैं, ये एक पत्थर हो गया, दो पत्थर हो गया, लेकिन ये इसकी मेजर क्वांटिटी होने की वजह से इसको इंग्लिश में कंसिडर किया गया है क्या, अनकाउंटेबल नाउन। बात समझ में आ रही नहीं? सर हम बात समझ पा रहे हैं, लेकिन ये बातें अभी क्यों बता रहे हैं? मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ कि आपको मैं चीज़ समझाऊँ कि जो सिंगुलर नाउन है उसको अनकाउंटेबल को सिंगुलर क्यों कंसिडर किया जाता है। क्योंकि इंग्लिश के अंदर दो ही कैटेगरी है, यानी कि वचन दो होते हैं, एक वचन बहुवचन, और संस्कृत में होता है द्विवचन। क्या होता है? द्विवचन। लेकिन हिंदी के अंदर, अंग्रेजी के अंदर सिंगुलर और प्लूरल दो ही होते हैं, तीसरा कोई नहीं है। तो अब करें क्या? जिसको गिन सकते हैं उसी को हम सिंगुलर मानेंगे, जिसको नहीं गिन सकते उसको हम जिसको हम गिन सकते हैं और संख्या में एक है उसको हम सिंगुलर मानते हैं, और जो संख्या में एक से अधिक है, भले 2 है, भले 3 हो, भले 50 हो, उसको हम क्या मानते हैं? उसको मानते हैं क्या? प्लूरल। अब सवाल उठा सर ये पानी वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो आपने हवा वगैरह बताई है, ये सिंगुलर नहीं है। तो मित्रों हमारे पास में वचन ही दो है, इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम सिंगुलर, जो अनकाउंटेबल है उसको हम सिंगुलर माने। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात है वो आप भविष्य में कभी भी है वो कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये पूरा का पूरा आप कॉन्सेप्ट अगर समझ गए हैं तो मैं अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता हूँ। अब देखो, अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या बताया था? मैंने बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब वगैरह हमने बात की, इसके अलावा हमेशा ध्यान रखना है, इसमें है ना, इसमें ऑलवेज मेन वर्ब है ना, कौन सी वर्ब? मेन वर्ब। मेन वर्ब है वो हमेशा यहाँ पर वर्ब की चौथी फॉर्म, कौन सी फॉर्म? वर्ब की चौथी फॉर्म। अब सवाल उठता है कि सर ये चौथी फॉर्म कौन सी होती? तो मैंने पहले भी कई दफ़ा बता दिया है कि ये जो वर्ब की चौथी फॉर्म है ना, कौन सी फॉर्म? वर्ब की चौथी फॉर्म। ये वर्ब की चौथी फॉर्म है, इसको हम बोलते हैं V1 + ing भी बोलते हैं, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ing लगाते हैं, उसी को वर्ब की चौथी फॉर्म बोलते हैं। जैसे कि मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस में बताया था कि जो वर्ब जिसके साथ में एस और ईएस लगाते हैं उसको वर्ब की एस या ईएस फॉर्म बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं उसकी कौन सी फॉर्म? वर्ब की 5वीं फॉर्म। आई होप कि आप इतनी बात समझ पा रहे हैं। सर हम इतनी बात समझ गए। अब आप कह रहे थे कि यहाँ पर वर्ब की चौथी फॉर्म, बिल्कुल कह रहा था, हेल्पिंग वर्ब बीजेएमआर का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब मैं बात कर रहा हूँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म की, और इन तमाम वर्ब के साथ में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ किया जाती है? फोर्थ फॉर्म। लेकिन ध्यान रखना, फोर्थ फॉर्म तो यूज़ करेंगे ही करेंगे, लेकिन जब इनका यूज़, जब किसका, इन तमाम, जब ये पूरी की पूरी मैंने आपके सामने जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए, जब इनका यूज है वो एज मेन वर्ब हो, कैसे हो? मेन वर्ब, तब ये खुद है वो मेन वर्ब मानी जाती है। उस समय ये मानी जाती हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में। किस में है? प्रेजेंट सिंपल। ये मैंने बात पहले के सेशन में बता दी थी, उस समय है वो ये मानी जाती हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। मैं ये कहूँ आई एम अ टीचर, तो यहाँ पर एम आप ऐसा मत करना कि सर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है, सेंटेंस है। इसका रीजन क्या है कि आई एम अ टीचर, यहाँ पर हालांकि जो टीचर है वो कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कौन है? आई का कॉम्प्लीमेंट कौन है? टीचर। टीचर कौन है? मैं ही हूँ टीचर। आई एम अ टीचर, यानी कि मेरे बारे में ही जो डिस्क्राइब करा है, मेरा ही पूरक है, इसलिए टीचर है वो कॉम्प्लीमेंट, इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। खैर हम बात वो नहीं करें, हम कह रहे हैं कि एम का यहाँ पर क्या रोल है। तो मित्रों यहाँ पर जो एम है ना, आई एम अ टीचर, तो एम है ना यहाँ पर मेन वर्ब है, इसलिए ये खुद मेन वर्ब होने की वजह से यहाँ पर ये कंटिन्यूस टेंस नहीं है। जस्ट इसका रीजन ये है कि इसके बाद में अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके साथ में वर्ब की चौथी फॉर्म आती, लेकिन नहीं आया, इसके बाद में सीधा का सीधा कॉम्प्लीमेंट आया। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। मैंने डू है, जो डू वर्ब से, जो डू से डू, डिड, डन वगैरह वो है। बी वर्ब पूरी की पूरी बताई। इसके अलावा हैज है वाला कॉन्सेप्ट वो भी अलग से मैंने बताया था जब हमारा टेंसेस बेसिक पर हम जब कर रहे थे। अगर आपने फर्स्ट के जो मैंने बेसिक पर 3 लेक्चर लिए, कितने लिए? 3। टेंस शुरुआत की उस समय हमारा बेसिक क्लियर करने के लिए 3 लेक्चर लिए, उसके बाद में सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस पर हमने 4 लेक्चर लिए, उसके बाद में ये कंटिन्यूस टेंस। मैं बहुत ही स्लो
बहुत ही स्लो वे में पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ से आपका क्वेश्चन बिल्कुल बाहर जाने की संभावना नहीं है। स्पेशली स्टेट जो एग्जाम्स होते हैं उसमें तो कतई नहीं जाएगा। रीजन क्या है कि सेंट्रल लेवल के एग्जाम में थोड़ा सा जो मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन है वो घुमाकर आपको दे सकते हैं, जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ऐसी संभावना बन सकती है। लेकिन स्टेट एग्जाम में मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना नहीं, क्योंकि मेरा पूरा प्रयास रहता है मैं एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बारीकी से आपसे समझो। तो आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं इसके बारे में। अब है वो इस कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं और समझने का हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आप पूरी तरह से समझ चुके हैं। अब देखो नेगेटिव, पॉजिटिव वगैरह उन तमाम चीज़ों को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। अब इसको एक बार मैं इरेज कर देता हूँ, फिर पूरा का पूरा सिस्टमेटिक तरीके से समझाऊंगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बड़ा टेंस नहीं है जितना प्रेजेंट सिंपल टेंस था, लेकिन इसके अंतर्गत जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको समझना तो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अभी तक तो हम इस टेंस के क्या होता है इसका बैकग्राउंड के बारे में बात करें, पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। अब हम बात करें, जैसे कि एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं आपके सामने और उस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने कहा कि भाई आपके सामने मैंने लिखा राहुल इज क्या बोला, सिंगिंग, क्या बोला, सिंगिंग, राहुल इज सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या बोला मैंने, राहुल इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये लिखा एक सेंटेंस। अब सवाल उठता है कि सर ये सेंटेंस है कौन से। अब मैं आपको एक एक पूरा जो हम स्कूलिंग में पढ़ाते थे, जब मैं भी पढ़ाता हूँ अभी भी, जब मैं स्कूलिंग वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, जब हालांकि मैं 9, 10, 11, 12 को मोस्टली पढ़ाता हूँ, तो उनको भी जब मैं पढ़ाता हूँ उस समय है ना, मुझे एक एक स्ट्रिक्चर को लिखना पड़ता है। रीज़न क्या है, उनके अंदर जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो कम है, वो कोई चीज़ को इतना हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि मोस्ट ऑफ आप है ना मैसूर हैं और आप फ़ोन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है यूट्यूब के थ्रू आप पढ़ रहे हैं, इसका मतलब मैं आशा करता हूँ कि आप चीज़ को समझ पा रहे हैं। हालांकि मैंने इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है टेंस बेसिक्स के अंदर पढ़ा दिया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो पहले वो लेक्चर देखे, क्योंकि मैंने बताया कि नॉलेज एक दूसरे से कोरिलेटेड होता है, तो एक दूसरे से जुड़े हुए होने की वजह से है वो आपको एक एक चीज़ पहले सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना होगा तो आपको समझ में आएगा। तो मैं क्या बता रहा हूँ, ये है राहुल इज सिंगिंग अ सॉन्ग, राहुल इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब बताइए मुझे ये राहुल क्या है। आप बोलेंगे राहुल एक लड़का है, कोई बात नहीं, लेकिन है क्या, सब्जेक्ट है। लेकिन मुझसे पूछूंगा सब्जेक्ट है कैसा, आप बोलेंगे सर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसी वजह से इसके साथ में आई वर्ब, और वर्ब कैसे आई है, सिंगुलर वर्ब आई। ये हेल्पिंग वर्ब इसके साथ में कैसे आई, सिंगुलर वर्ब आई। मैं आशा करता हूँ कितनी बात समझ पा रहे हैं। आगे ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, आप बोलेंगे सर वर्ब की चौथी फॉर्म बोलो, या फिर आप बोलो इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING फॉर्म भी आज बोल सकते हैं। ठीक है सर, बोल दिया। ये क्या है, आप बोलेंगे सर ये ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट। तो मैं आफ्टर ऑल पूछ रहा हूँ ये सेंटेंस है वो कौन से सेंटेंस की कैटेगरी में जाएगा। मैंने जो कैटेगरी बताई थी, एक तो असर्टिव सेंटेंस बताया था, एक नेगेटिव और एक इंट्रोगेटिव। इन तमाम सेंटेंस को मैंने वापस खोलकर समझाने का प्रयास किया था। अगर नहीं किया है तो आप इस चीज़ को अभी भी समझ सकते हैं। उसके बाद की जो मैं कंडीशन है वो तो मैं आपको व्यवस्थित तरीके से बताई ही थी। वो कौन सी कंडीशन थी, वो मैंने कंडीशन ये बताई थी कि भाई जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं या जो कि दो की अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रो नेगेटिव, ये तो मैंने बताया था और वो मैंने बेसिक्स के अंदर पूरी तरह से बताया था। अब एक एक स्ट्रक्चर लिखने की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर है वो आपको याद करना, सभी टेंसेस पर वही अप्लाई होगा। इसलिए मैं सीधा बता रहा हूँ कि ये जो है राहुल इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये है अपना कौन सा टेंस। आप बोलेंगे सर पॉजिटिव सेंटेंस है, कैसा है, पॉजिटिव। बस इतना ही ध्यान रखना है। अब इसका नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनेंगे, इसका नेगेटिव हम बनाएंगे कुछ इस तरीके से। कैसे बनेंगे, आप बोलेंगे सर आप एक काम कीजिए, पहले राहुल लिखो। मैंने कहा ठीक है भाई, लिख दिया। आप बोलेंगे कि काम कीजिए हेल्पिंग वर्ब लिख दो। मैंने कहा लिख दिया। फिर है ना आप नोट लिखो। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि कहाँ पर नोट का यूज़ करना है। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ना नोट का यूज़ करना है, नॉट का, सॉरी, सिंगिंग अ सॉन्ग। ये बात आप समझ पा रहे हैं। सर हम इतनी बात समझ गई, बस एक चीज़ ही है वो ध्यान में रखनी है कि नोट है ना वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। तो ये सेंटेंस बन गया हमारा कैसा, नेगेटिव। आगे बढ़िए आप, तो बस हमने ये चीज़ है वो सीख ली। अब मुझे बताइए, मुझे बनाना है इसका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मैंने दो कंडीशन बताई थी, दो प्रकार के बताए थे। एक बताया था ओपन एंडेड और सेकंड बताया था क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड वो होते हैं जिसका आंसर है वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, आपको स्वतंत्रता होती है। लेकिन क्लोज एंडेड के बारे में ऐसा नहीं है। क्लोज एंडेड उसको हम बोलते हैं यस नो टाइप सेंटेंस भी उसको बोलते हैं, यानी कि उसका आंसर या तो यस में होता है या फिर क्या होता है, नो में। सर इतनी बात तो समझ में आ गई, आप बस दोनों बता दीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, दोनों बताएंगे। तो सबसे पहले हम इज लेंगे क्योंकि हमारा राहुल है वो कैसा है, सिंगल। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा जो ये राहुल है प्रोपर नाउन है, इसलिए चाहे वो कहीं भी आए उसका फर्स्ट लेटर ऑलवेज विल बी इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल फॉर्म में होगा। तो इज राहुल, आगे बोलूंगा इज राहुल सिंगिंग
अब ऐसे कुछ इस तरीके से लिखना होगा। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप है वो फर्स्ट जो पहले वाला लेक्चर है वो आप देख सकते हैं। अब मैं कह रहा हूँ इज राहुल सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या राहुल गाना गा रहा है। अब यहाँ पर मैंने बोला क्या राहुल गाना गा रहा, आप बताइए ये ओपन एंडेड है या फिर क्लोज एंडेड, तो सीधा दिख रहा है कि सर ये क्लोज एंडेड है। क्यों, मैंने बोला इज राहुल सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या राहुल गाना गा रहे हैं, तो आपके पास में एक ही ऑप्शन है, या तो आप बोलेंगे यस या बोलेंगे नो। तो आप क्या बोलेंगे, आपके अकॉर्डिंग है कि गा रहे हैं तो आप बोलेंगे हाँ, और नहीं तो नहीं। इज राहुल सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या राहुल गाना गा रहा है, ठीक है सर। अब इसको देखो इसी को मैं थोड़ा सा नेगेटिव बनाना चाहूँ तो आप यूँ कह सकते हैं इज राहुल, क्या बोलूँगा मैं, इज राहुल नॉट, फिर बोलूँगा सिंगिंग, आगे मैं बोलने वाला हूँ अ सॉन्ग, क्या राहुल गाना नहीं गा रहा है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये क्योंकि क्वेश्चन वर्ड होने या यूँ कह दो कि अपना इंट्रोगेटिव होने की वजह से वो क्वेश्चन मार्क आएगी, सबसे बड़ी पहचान ये है। अंडरस्टैंड, ठीक है सर, समझ गए। इज राहुल नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, मतलब क्या राहुल गाना नहीं गा रहे हैं, इसका आंसर भी यही होगा कि गा रहे हैं तो यस, नहीं गा रहे हैं तो नहीं। ठीक है सर, ये तो ये कंडीशन। अब थोड़ा सा आप एक काम कीजिए, जो क्लोज एंडेड की बजाय जो ओपन एंडेड है उसके भी कुछ एग्जांपल दीजिए। ठीक है बच्चों, वो भी हम एग्जांपल देने का प्रयास करते हैं, तो वो कैसे देंगे। अब जो अपना ऑब्जेक्ट है ना उस पर डिपेंड करेगा कि यहाँ से हम क्वेश्चन के लिए कौन सा क्वेश्चन वर्ड का यूज कर रहे हैं। तो मैं यूँ बोलूँगा कि राहुल क्या गा रहा है, तो आप बोलेंगे सर गाना, तो मैं लिखूंगा व्हाट, क्या बोलूँगा व्हाट, क्योंकि व्हाट क्या का आंसर मिल रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, व्हाट इज, आगे मैं बोलूँगा राहुल सिंगिंग, क्या बोला मैंने, व्हाट इज राहुल सिंगिंग। अब यहाँ सॉन्ग नहीं आएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ इसको रिप्लेस करने के लिए हमारे पास में क्या आ गया, व्हाट आ गया, क्या गया, व्हाट आ गया। तो व्हाट एक्चुअली काम क्या कर रहा है, हालांकि अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा डीपली जाऊँ तो यहाँ पर ये जो व्हाट है ना, ये व्हाट यूज कर रहा है इंटरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर। इसका कारण है कि जो अपना जो सॉन्ग है ना, ये जो सॉन्ग ये क्या है, आप बोलेंगे सर ये सॉन्ग है, ये तो आर्टिकल है, ये सॉन्ग क्या है, आप बोलेंगे सर ये नाउन है। क्या है, नाउन है। कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। और कॉमन नाउन किसी भी संज्ञा को रिप्लेस करने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं उसको हम बोलते क्या, प्रोनाउन। अब हालांकि ये WS वर्ड हैं, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव। खैर बात को लंबी नहीं खींचते हुए समझने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज राहुल सिंगिंग, राहुल क्या गा रहा है। व्हाट आया, क्यों WS वर्ड पहले आता है, ध्यान में रखना है WS वर्ड, उसके बाद में अपनी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में ध्यान रखना है अपना सब्जेक्ट आता है। विद्यार्थी गलत करते हैं कि मेन वर्ब डाल देते हैं, उसके बाद में आता है अपना क्या, मेन वर्ब आता है। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आप समझ आ रहे हैं। व्हाट इज राहुल सिंगिंग, राहुल क्या गा रहा है, तो आप बोलेंगे सर राहुल है वो गाना गा रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है सर, समझ में आ गई। अब इसका भी नेगेटिव बनाने का हम प्रयास करें तो इसको मैं बोलूँगा व्हाट इज राहुल नॉट सिंगिंग, राहुल क्या नहीं गा रहा है। व्हाट इज राहुल नॉट सिंगिंग, राहुल क्या नहीं गा रहा है, मतलब कि राहुल क्या नहीं गा रहा है, तो आप बोलेंगे गाना नहीं गा रहा है। ठीक है मित्रों, इतनी बात हम समझ पा रहे हैं कि मैं एक जो किसी भी टेंस के अंदर ये पूरे के पूरे सेंटेंस है वो अप्लाई होंगे, चाहे प्रेजेंट सिंपल उठाओ, कंटिन्यूस उठाओ, या फ्यूचर उठाओ, या पास्ट उठाओ, इट डजेंट मैटर, सभी के अंदर ये आने वाले हैं। एक बात ये तो था अपना प्रेजेंट जो कंटिन्यूस टेंस है उसका बिल्कुल बेसिक। अब यहाँ से थोड़ा सा हम लेवल को अपग्रेड करेंगे, वो करेंगे कल की क्लास में। आज मैं इसको खत्म कर सकता था, कंप्लीट कर सकता था, लेकिन नहीं। जस्ट रीजन ये है कि विद्यार्थियों का कभी भी मैं आयत नहीं सहूँगा, टाइम समय लगे कोई दिक्कत नहीं, आधा घंटे का और लेक्चर होगा, कोई मैटर नहीं करता, घंटा आधा घंटा का, लेकिन पूरी की पूरी चीज़ समझनी बहुत ही जरूरी है। तो इसके अंतर्गत हमने जो अपना क्या होती है, वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, पूरा पूरा कॉन्सेप्ट समझाया, EJMR को एकदम डिस्क्राइब किया, व्यवस्थित तरीके से एक्सप्लेन किया आपके सामने, और इन तमाम एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने एक एक चीज़ को समझाने का प्रयास किया। इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस का बेसिक। अब कल जो लेवल है थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है उसको भी हम समझने का प्रयास करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आज की बात है वो आपको समझ में आई होगी। विद्यार्थियों, अगर आपको आज की बात है वो समझ में आई है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने का प्रयास करें ताकि हमें भी मोटिवेशन प्राप्त हो और आपका है वो जो मित्र हैं उनको भी है वो मिल सके, क्या मिल सके, हेल्प मिल सके। तो साथियों, आपसे ये भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप व्यवस्थित तरीके से पेन कॉपी का यूज़ करते हुए बढ़िया नोटबुक के अंतर्गत है वो नोट्स बनेंगे और इनको पढ़ने के बाद में है वो आप क्वेश्चन जरूर लगेंगे। जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
अभ्यास मनुष्य को परिपूर्ण बनाता है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। आप कितने पढ़ने जा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, मेरा व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। अगर मैं आपको कुछ चीज़ दिखा पाता तो खैर मैं आगे कभी भी सेशन बताऊंगा। मैं यूँ कह रहा हूँ कि जो मैं कई बार मैं जब तैयारी कर रहा था उस दरमियान, अभी हालांकि तैयारी कर रहा हूँ, तो इस दरमियान जब मैं देखता हूँ कि जब मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ उसमें मैं कितना भी पढ़ लूँ, 10-10, 12-12 घंटा पढ़ लूँ, लेकिन उसमें समस्या रहती है कि जो नॉलेज होता है उसको स्टेशनरी कम रहता है, स्थिर कम रहता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि उस चीज़ का मैंने वापस रिविजन नहीं किया। सो रिविजन इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप व्यवस्थित तरीके से रिविजन करेंगे और वीडियो है ना पूरा का पूरा देखेंगे, क्योंकि हो सकता है शुरुआती या अंत में कहीं भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ मिल सकती है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।